हेलो एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप सब। आप सबको पता है यहाँ पे हमने न्यू सीरीज स्टार्ट की है जिसमें हम 2011 से लेके 2025 तक के यूपीएससी के जनरल स्टडीज़ के जितने भी क्वेश्चन हैं उनका यहाँ पे डीप एनालिसिस कर रहे हैं। डीप एनालिसिस में हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? सबसे पहले तो हमें एग्जामिनर का माइंडसेट यहाँ पे समझना है। इंपॉर्टेंट थीम्स कौन सी है, उन इंपॉर्टेंट थीम्स पे काम करना है। यहाँ पे आपके टिप पे होने चाहिए सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो PYQs में पूछी गई है, कि बिकॉज रिपीटेशन बहुत होता है यहाँ पे। हमें यहाँ पे समझना है पैटर्न रिकॉग्निशन, जिसे हम यहाँ पे एलिमिनेशन ट्रिक्स का भी नाम देते हैं, जिसमें हमें ये समझना है कि अगर कोई स्टेटमेंट यहाँ पे सही किया जा रहा है तो क्या करके यहाँ पे इसे सही कर रहे हैं। अगर किसी स्टेटमेंट को यहाँ पे गलत किया जा रहा है तो क्या किया जा रहा है उस पर्टिकुलर स्टेटमेंट को गलत करने के लिए। करेक्ट। तो इस तरह से हम यहाँ पे आगे बढ़ेंगे। तो आपको मेरे साथ यहाँ पे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है और जो भी ऑब्जर्वेशंस मैं आपको बताऊंगी वो आपके बुक में लिखने हैं। तो चलिए अभी हम लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं। हम यहाँ पे सेट ए देख रहे हैं 2014 का, और हमने 2011, 2012 और 2013 ये तीनों भी पेपर कंप्लीट कर लिए हैं। इसके हमने 50 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 51 क्या कहता है? टर्की की लोकेशन पूछी है कि टर्की इज लोकेटेड इन बिटवीन। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या है? ब्लैक सी एंड मेडिटेरियन सी। इसमें कोई यहाँ पे ट्रिक वगैरह नहीं लगेगी। यू हैव टू डू योर मैप वर्क प्रॉपरली। जितने भी PYQs में मैप वर्क पूछा है और जो आपके करंट में लोकेशंस आई है उन सारी लोकेशंस को अच्छे से देखिए एंड यू विल बी डन विद इट। ठीक है। यहाँ पे कैस्पियन सी तो टच नहीं करता है टर्की से। गल्फ ऑफ सुएज तो हमारा यहाँ पे इजिप्ट के पास है, राइट। और यहाँ पे अकाबा, गल्फ ऑफ अकाबा या फिर डेड सी जो है ये जॉर्डन और इजराइल के एरिया में आता है। तो इस तरह से ये यहाँ पे ऑप्शंस एलिमिनेट हो जाते हैं। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 52 देख लेते हैं क्या है। यहाँ पे बोला है व्हाट इज द करेक्ट सिक्वेंस ऑफ द ऑकरेंस ऑफ फॉलोइंग सिटीज साउथ इन द साउथ ईस्ट एशिया। ठीक है। साउथ ईस्ट एशिया मतलब हमारा जो आशियान कंट्रीज है वो सारे। एज वन प्रोसीड फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, मतलब आप साउथ से नॉर्थ जा रहे हो इस तरह से। ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा आपका? सबसे पहले क्या आता है? सबसे नॉर्थ में हमें सबसे पहले देखना है कि क्या आता है। तो यहाँ हमारा जकार्ता आ जाएगा जो इंडोनेशिया में है, ये मोस्ट साउथ आएगा कंपैरिजन में। फिर आपका सिंगापुर आ जाएगा जो नॉर्थ है, नॉर्थ टू इक्वेटर आता है। हमारा हनोई जो यहाँ पे वियतनाम में आता है। वियतनाम आई थिंक मोस्ट नॉर्थ पे आता है ये। तो सबसे पहले तो हमारा जकार्ता हो गया। ये तीन यहाँ पे पहले आना चाहिए। तो मेरे यहाँ पे दो ऑप्शंस तो ऐसे ही कट हो गए। और अगर मैंने सिंगापुर को यहाँ पे सिंगापुर इसके बाद आएगा, राइट। तो फिर मेरा ऑप्शन यहाँ पे क्या आना चाहिए? सी 3, 4 और फिर ये 1 और 2 तो है ही। बैंकॉक आएगा और फिर हनोई आएगा। तो आपको क्या करना है? जो ऑब्वियस वाले हैं उसे सबसे पहले यहाँ पे लगाना है। ठीक है। तो ये समझ में आया है किस तरह से हुआ है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर एक बार मैप में देख लेना सर ये एंट्रीज। क्वेश्चन नंबर 53 देख लेते हैं क्या बोलता है। यहाँ पे बोल रहा है अ साइंटिफिक व्यू इज दैट द इंक्रीज इन द ग्लोबल टेम्परेचर शुड नॉट एक्सीड 2 डिग्री सेल्सियस above the pre-industrial level. Okay, fine. So if the global temperature increases beyond 3 degree Celsius and above the pre-industrial level, what can be the possible impact and impacts on the world? ठीक है। थोड़ा ब्रॉड क्वेश्चन है। स्टेटमेंट भी अगर ब्रॉड होते हैं तो हम यहाँ पे सारे के सारे लगाते हैं अनटिल एंड अनलेस कोई बहुत ही ऑब्वियस सा स्टेटमेंट दिया हुआ हो जो गलत हो, और ये हर बार होता है। एक तो कोई ऑब्वियस सा स्टेटमेंट बिल्कुल होता है तो हमें उस ऑब्वियस स्टेटमेंट जो गलत है उसे देखना है। अब देखो ये ऑब्वियस स्टेटमेंट बिल्कुल एकदम से एक्सट्रीम वाला होगा, ठीक है, या फिर कुछ अनयूजुअल बात दी होगी। जैसे हमने क्रोकोडाइल का देखा था क्वेश्चन, याद है कि क्रोकोडाइल को कि डॉल्फिन्स को क्रोकोडाइल से खतरा है, राइट। ठीक है, पढ़ लेते हैं। टेरिस्टेरियल बायोस्फीयर टेंड टूवर्ड्स द नेट कार्बन सोर्स। हाँ बिल्कुल। देन यहाँ पे वाइड स्प्रेड कोरल मोर्टेलिटी विल अकर। हाँ बिल्कुल होगी। फिर भी हम इसे होल्ड करके रखते हैं। ठीक है। मैं ऐसे समझती हूँ कि पहली बार पढ़ रही हूँ तो लेट से इसे होल्ड करते हैं। स्टेटमेंट 3 देखो, ऑल ग्लोबल वेटलैंड्स विल परमानेंटली डिसअपियर। देखो कितना एक्सट्रीम बोला है। जितने भी सारे हमारी कंट्री में, पूरे वर्ल्ड में ग्लोबल वेटलैंड्स है वो परमानेंटली डिसअपियर हो जाएंगे। हाउ इज दैट पॉसिबल? सो यहाँ पे ये गलत हो गया। फिर बोलता है कि कल्टीवेशन ऑफ द सीरियल विल नॉट बी पॉसिबल एनीवेयर इन द वर्ल्ड। देखो कितना एक्सट्रीम बोला है। एक्सट्रीम स्टेट्समेंट समझ में आ रहे हैं। नेगेटिव एक्सट्रीम स्टेट्समेंट्स यहाँ पे गलत होते हैं। तो मैं यहाँ पे अच्छे से 3 और 4 को तो एलिमिनेट बिल्कुल कर सकती हूँ, और स्टेटमेंट 1 एंड 2 तो उसमें गलत क्या ही करोगे आप। स्टेटमेंट 1 एंड 2 को फिर से पढ़ो। वाइड स्प्रेड कोरल मोर्टेलिटी विल अकर। कितना जनरलाइज स्टेटमेंट दिया हुआ है, छोटा सा स्टेटमेंट है, कोई फैक्ट्स नहीं दिया है, कुछ एक्सट्रीम वर्ड यूज नहीं किया है, सिर्फ बोला है कि कोरल मोर्टेलिटी यहाँ पे वाइड स्प्रेड लेवल पे अकर होगी। ठीक है। और बोला है कि टेरिस्टेरियल बायोस्फीयर टेंड्स टूवर्ड्स द नेट
कार्बन सोर्स, ये नहीं होगा तो और क्या होगा, राइट? फॉरेस्ट स्टार्ट्स रिलीजिंग मोर कार्बन डाइऑक्साइड, देयरफॉर इट विल बिकम द कार्बन सोर्स, कोरल ब्लीचिंग विल, लार्ज स्केल डेथ विल हैपन। सो स्टेटमेंट 1 एंड 2 तो बिल्कुल सही है, मेरा यहाँ पे आंसर भी आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 54 देख लेते हैं अभी क्या कहता है। बोल रहा है द नेशनल मोटो कॉल्ड एज अ सत्यमेव जयते इंस्क्राइब बिलो द एम्बलम ऑफ द इंडिया इज अ टेकन फ्रॉम। तो यहाँ पे आपका नॉलेज लगेगा, इफ यू हैव द नॉलेज यू कैन गिव द आंसर। तो पहले देख लेते हैं, यहाँ पे कथा नहीं, ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। अच्छा, ये जो सारे हैं ना, ये आपने यूपीएससी के अगर पीवाईक्यूज देखो तो इसमें से कुछ रिपीट हुए हैं, इसलिए आपको पीवाईक्यूज करना जरूरी है। तो यहाँ पे आपका मुंडका उपनिषद आ जाता है। फाइन, मुंडका उपनिषद से ये इसे यहाँ पे लाया गया है। क्वेश्चन नंबर 55 देख लेते हैं क्या बोलता है। इन द Constitution of India, in the Constitution of India, promotion of the international peace and the security is included in। देखो कितना लो हैंगिंग फ्रूट आ गया है, राइट? तो आपको लक्ष्मीकांत, इफ यू हैव डन इट मल्टीपल टाइम्स देन यू विल बी कंफर्टेबल टू सॉल्व दिस। तो यहाँ पे बोला है प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, नहीं, यहाँ पे तो ब्रॉड आइडियाज दिए हुए हैं, स्पेसिफिक प्रोविजंस थोड़ी ना दी है, तो यहाँ पे ये गलत हो गया। फिर बोलता है डीपीएसपी, हाँ बिल्कुल, यहाँ पे आर्टिकल 51 दिया है ना, आर्टिकल 51 में क्या बात करता है, प्रमोट द इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। तो यस, यूर बी इज द करेक्ट आंसर। फंडामेंटल ड्यूटीज तो नहीं, सिटीजन ड्यूटीज इसमें तो कुछ नहीं है। 9th शेड्यूल, ये क्या है? 9th शेड्यूल में क्या दिया हुआ है, लॉज प्रोटेक्टेड फ्रॉम जुडिशियल रिव्यू, ये यहाँ पे है 9th शेड्यूल। और 9th शेड्यूल के ऊपर यूपीएससी ने पहले क्वेश्चन भी पूछा हुआ है, तो अच्छे से करके जाओ। इवन इफ यू डोंट नो द एग्जैक्ट आंसर, स्टिल यू विल बी एबल टू एलिमिनेट एंड रीच टू योर आंसर्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 56 देख लेते हैं क्या बोलता है। व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ इम्प्लीमेंटिंग द इंटीग्रेटेड वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोग्राम, दैट इज द IWDP। क्या है इसका? तो पहले देख लेते हैं, बेनिफिट्स पूछे हैं, ठीक है, बेनिफिट किसी एक चीज़ को इम्प्लीमेंट करने के, ठीक है। अब इसमें से करेक्ट कौन सा है ये देख लेते हैं। प्रिवेंशन ऑफ द सॉइल रन ऑफ, हाँ होगा, बेनिफिट पूछा है ना, क्वेश्चन के टोन को समझो और स्टेटमेंट के टोन को समझो, रिलेट करके चलो। बेनिफिट्स पूछा है, यहाँ पे हम इंटीग्रेटेड वाटरशेड डेवलपमेंट कर रहे हैं, वाटरशेड डेवलपमेंट कर रहे हैं यहाँ पे, बिल्कुल सॉइल रन ऑफ को प्रिवेंट होगा। फिर बोल रहा है लिंकिंग द कंट्रीज ए पेरिनियल रिवर विद दैट ऑफ द सीजनल रिवर, ये डिफरेंट प्रोजेक्ट है। हम रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट पढ़ते हैं, रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट के ऊपर वैसे यूपीएससी ने पहले भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये भी आपको पता है। इजीली कंफर्टेबल वे में आप इस स्टेटमेंट को गलत यहाँ पे एलिमिनेट कर सकते हो। ये समझ में आया क्या हुआ यहाँ पे, ठीक है। अब नेक्स्ट पढ़ लेते हैं, रेन वाटर हार्वेस्टिंग एंड रिचार्ज ऑफ द ग्राउंड टेबल। हाँ भाई, बहुत अच्छी बात है, ये तो अच्छी बात है, हमको रेन हार्वेस्टिंग करने को मिलेगी, हम रेन हार्वेस्टिंग करेंगे, ग्राउंड टेबल उससे रिचार्ज होगा, इससे बढ़िया और क्या बात हो सकती है, हमें बेनिफिट ही देखने हैं, राइट। फिर बोलता है रीजनरेशन ऑफ द नेचुरल वेजिटेशन, हाँ नेचुरल वेजिटेशन का भी रीजनरेशन होगा, अच्छी बात है, बेनिफिट ही है ये एक तरह से। तो अब यूपीएससी का ट्रेंड समझ में आया कि आपको, हमने प्रीवियस ईयर्स के जो क्वेश्चन देखे थे उसमें भी देखा है, इररिलेवेंट चीज़ दे देगा, राइट, इररिलेवेंट चीज़ को यहाँ पे रिमूव करना है हमें। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा आपका, 2 यहाँ पे एलिमिनेट हो जाएगा। तो अगर मैंने 2 भी निकाल दिया तो भी मैं यहाँ पे आंसर तक पहुँच जाती हूँ, मेरा आंसर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। ये समझ में आया आपको, ठीक है, ओके। अब क्वेश्चन नंबर 57 देख लेते हैं। बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग आर एसोसिएटेड विद प्लानिंग इन इंडिया, प्लानिंग से एसोसिएटेड कौन सी चीज़ें हैं। अब देखो यहाँ पे बोल रहा है फाइनेंस कमीशन, फाइनेंस कमीशन क्या करता है, फाइनेंस कमीशन के ऊपर यूपीएससी ने मल्टीपल टाइम्स क्वेश्चन पूछा है। वी नो फाइनेंस कमीशन यहाँ पे टैक्स डिस्ट्रीब्यूशन के रिलेटेड चीज़ें काम करता है, प्लानिंग थोड़ी करता है, तो फाइनेंस कमीशन तो नहीं आएगा। इतना भी अगर मैंने यहाँ पे एलिमिनेट कर दिया फिर भी मैं यहाँ पे आंसर तक पहुँच रही हूँ। देखो यहाँ पे 2 और 5 इजीली आ गया, फिर भी हम यहाँ पे बाकी के स्टेटमेंट्स देख लेते हैं। फिर बोलता है नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, डेवलपमेंट काउंसिल अगर प्लानिंग नहीं करेगा तो कौन करेगा, इट इज़ अ कोर प्लानिंग बॉडी भाई, राइट, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। फिर बोलता है मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री तो वैसे हमेशा पेयर के फॉर्म में हो कि किसी भी फॉर्म में हो गलत ही होती है, ये ऑब्जर्व किया गया है, लेकिन फिर भी देख लेते हैं लॉजिक। द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ द रूरल डेवलपमेंट, ये यहाँ पे इम्प्लीमेंट करती है स्कीम्स को, नॉट प्लानिंग अथॉरिटी, ठीक है, प्लानिंग यहाँ पे हमारा मेन कोर चीज़ है। फिर बोलता है अर्बन मिनिस्ट्री, यहाँ पे भी सेम इम्प्लीमेंटेशन रोल है, प्लानिंग का रोल नहीं है। पार्लियामेंट, हाँ भाई हमारी पार्लियामेंट ही है यहाँ पे प्लान्स को अप्रूव करती है, पॉलिसीज लाती है, उसके ऊपर डिस्कशन होता है, पार्लियामेंट में नहीं होगा तो कहाँ पे होगा, है ना। तो क्वेश्चन नंबर ये समझ में आया आपको, क्वेश्चन हो गया, ठीक है। अब क्वेश्चन 58 देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द फंक्शन और द फंक्शंस ऑफ द कैबिनेट सेक्रेटेरिएट, कैबिनेट सेक्रेटेरिएट की यहाँ पे फंक्शन या फिर फंक्शंस क्या है। पहला बोल रहा है प्रिपरेशन ऑफ द एजेंडा फॉर द कैबिनेट मीटिंग। देखो सेक्रेटेरिएट है तो क्या करेगा सेक्रेटेरिएट, क्या करेगा यहाँ पे एजेंडा को बनाएगा, प्रिपरेशन ऑफ एजेंडा का यही होगा, राइट।
मीटिंग होनी है तो एजेंडा करते हैं फिक्स, ये मंत्री लोग थोड़ी ना करेंगे, कैबिनेट सेक्रेटेरिएट करेगा, ठीक है। फिर बोलते हैं सेक्रेटेरियल असिस्टेंस, असिस्टेंस प्रोवाइड कर रहे हो आप, बहुत ही लिबरल ब्रॉड अच्छा कीवर्ड है, आया है यहाँ पे, सेक्रेटेरियल असिस्टेंस कर रहे हैं टू द कैबिनेट कमिटीज, बिल्कुल। अब देखो अलोकेशंस ऑफ द फाइनेंशियल रिसोर्सेज, अलोकेशन ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज, नो, ये यहाँ पे ये नहीं करते हैं। रिसोर्सेज अलोकेशन फाइनेंस मिनिस्ट्री करती है। कौन करती है? फाइनेंस मिनिस्ट्री का काम होता है यहाँ पे ये करने का, नॉट द कैबिनेट सेक्रेटेरिएट। तो आपका आंसर क्या है? 3 यहाँ पे गया, 3 गया, तो यहाँ पे आंसर आ जाता है मेरा 1 और 2। ये समझ में आया? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 59 देखो, बोल रहा है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, द कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट इज द वन। यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट इतनी बार रिपीट हुआ है ना यूपीसी में, तो ऑलवेज रिमेंबर दिस, ठीक है। बोल रहा है प्लेसेस द इफेक्टिव रेस्ट्रिक्शंस ऑन द इंडिविजुअल लिबर्टी इन द इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट। ऐसे होता है क्या हमारी कंट्री में? आपने पॉलिटी पढ़ा है? नो, दिस इज एब्सोल्युटली इनकरेक्ट। कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट रेस्ट्रिक्ट द लिबर्टी फॉर द स्टेट पावर। इससे उल्टा होता है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है इसका उल्टा, द प्लेसेस इट प्लेसेस द इफेक्टिव रेस्ट्रिक्शंस ऑन द अथॉरिटी ऑफ द स्टेट्स इन द इंटरेस्ट ऑफ द इंडिविजुअल लिबर्टी। हाँ, ये यहाँ पे सही है, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ने के बाद ये तो ध्यान में आ रहा है ना कि ये दोनों साथ में तो आंसर नहीं होंगे, बोथ तो यहाँ पे आंसर नहीं होगा, इसमें से एक ही होगा, है ना। तो ये इतना तो समझ में आ रहा है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। ऐसा भी आप एग्जाम कंडीशन में सोच सकते हो। क्वेश्चन नंबर 60 देख लो, अगर नहीं पता है तो। क्वेश्चन नंबर 60 बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, गवर्नर ऑफ इंडिया, हमेशा क्वेश्चन पूछते हैं, डिस्क्रिशनरी पावर फेवरेट है। तो डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ द गिवन टू द गवर्नर, कौन सी डिस्क्रिशनरी पावर है वो देख लेते हैं। सेंडिंग अ रिपोर्ट टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फॉर इम्पोजिंग द प्रेसिडेंट रूल, यस एब्सोल्युटली, ये इनकी डिस्क्रिशनरी पावर है। तो ये तो हो गया। फिर अपॉइंटिंग द मिनिस्टर्स, नहीं, ये तो सीएम की एडवाइस पे होता है, राइट। हमारे तो डेडिकेटेड आर्टिकल है, कमेंट सेक्शन में बताओ कौन सा आर्टिकल है ये स्टेटमेंट 2 गलत हो गया है, ठीक है। अपॉइंटिंग द मिनिस्टर्स तो नहीं होता है। तो अगर मैं 2 को भी यहाँ पे निकाल दूँ फिर भी मैं अपने आंसर तक कंफर्टेबली पहुँच रही हूँ, ठीक है। फिर भी हम देख लेते हैं बाकी के स्टेटमेंट्स। रिजर्विंग सर्टन बिल्स पास्ड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यस, ये भी यहाँ पे जो रिजर्व करने की पावर होती है, ये डिस्क्रिशनरी पावर होती है गवर्नर की। फिर बोल रहा है मेकिंग द रूल्स टू कंडक्ट द बिजनेस ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, नहीं, ये नहीं होता है। रूल्स भी अगर आपको बनाने हैं बिल्कुल बनाते हैं वो, लेकिन डिस्क्रिशनरी पावर नहीं है, ठीक है। रूल्स डिस्क्रिशनरी पावर यहाँ पे ये जो रूल्स बना रहे हैं ये हो रहा है ऑन द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। डिस्क्रिशन का मतलब क्या होता है? डिस्क्रिशन का मतलब होता है इंडिपेंडेंट जजमेंट, फाइन। तो ये यहाँ पे हो गया, ठीक है, ऑल राइट। तो डिस्क्रिशन यहाँ पे कर लेना, ठीक है, डिस्क्रिशनरी पावर का पॉइंट अच्छे से। अब बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 61, इफ द इंटरेस्ट रेट इज डिक्रीज्ड इन एन इकोनॉमी इट विल, क्या होगा? अब देखो लेट से जो लोन है, लोन के जो इंटरेस्ट रेट है ये कम हो गए, मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पे लोन लेने जाएंगे। देखो इकोनॉमी के क्वेश्चन में जितना ज़्यादा सिंपल कर सकते हो, क्वेश्चन को ब्रेक डाउन कर सकते हो उतना करो और विजुअलाइज करो, योर आंसर विल नेवर गेट इनकरेक्ट, ठीक है, हमेशा सही ही आएगा, प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे तो बोल रहा है डिक्रीज द कंजम्पशन ऑफ द एक्सपेंडिचर इन द इकोनॉमी, नहीं, ये तो नहीं होगा। लोन अगर ज़्यादा मुझे कम भाव में मिल रहे हैं, लोग यहाँ पे ज़्यादा लोन लेंगे, तो इससे क्या डिक्रीज होगा कंजम्पशन इन द एक्सपेंडिचर, लोगों के पास ज़्यादा पैसा आएगा, उनके हाथ में अगर ज़्यादा पैसा आता है तो ज़्यादा एक्सपेंडिचर होगा। यहाँ पे बोल रहा है डिक्रीज द कंजम्पशन, यहाँ पे तो ज़्यादा कंजम्पशन होगा ना, ज़्यादा एक्सपेंडिचर करेंगे लोग, तो यहाँ पे ये तो गलत हो गया। फिर भी बोल रहा है इंक्रीज द टैक्स कलेक्शन ऑफ द गवर्नमेंट, ये यहाँ पे कोई रिलेटेड नहीं है, भी गलत है। फिर बोल रहा है इंक्रीज द इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, हाँ, अगर लोगों के पास ज़्यादा पैसे आ रहे हैं तो वो ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होगी। फिर भी हम बाकी के स्टेटमेंट देख लेते हैं, मे बी मोस्ट अप्रोप्रिएट वाला यहाँ पे पूछा हो। फिर बोल रहा है इंक्रीज द टोटल सेविंग्स ऑफ द इकोनॉमी, सेविंग्स क्यों इंक्रीज होगी? यहाँ पे तो हम ज़्यादा अब देखो बी और सी और डी में देखो, आपके पास अगर लोगों के पास ज़्यादा पैसा आया है तो वो ज़्यादा सेव थोड़ी करेंगे, दे विल इन्वेस्ट मोर, बिकॉज लोन सस्ते में मिल रहे हैं ना। अगर मुझे जो लोन है वो कम रेट ऑफ इंटरेस्ट में मिल रहा है तो मैं घर लूँगी, कुछ करूँगी, लाइक लोग घर लेंगे, ठीक है ना, किसी बिजनेस में वगैरह इन्वेस्टमेंट करेंगे, है ना। तो इस तरह से क्वेश्चन को आपको ब्रेक डाउन करके आंसर तक पहुंचना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 62 देख लेते हैं, रूल ऑफ अ बिजनेस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इसके ऊपर क्वेश्चन है। बोल रहा है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबाउ इज आर करेक्ट, करेक्ट पूछा है इसमें, ठीक है। करेक्ट को हमेशा गोल करना, नॉन इनकरेक्ट पूछा है, नॉट बोला है, उसको पहले ही बॉक्स बना लो, ठीक है।
बोल रहा है द प्रेसिडेंट शाल मेक रूल्स फॉर द मोर कन्वीनियंट ट्रांजैक्शन ऑफ द बिजनेस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड फॉर द अलोकेशन ऑफ अमंग द मिनिस्टर्स ऑफ सेड बिजनेस. यस, एब्सोल्युटली आर्टिकल 77, राइट. देखो गवर्नर का भी सिमिलर वे में ऑप्शन देखा था हमने, राइट. तो स्टेटमेंट 1 तो बिल्कुल सही है भाई, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है. फिर देखो ऑल एग्जीक्यूटिव एक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शाल बी एक्सप्रेस टू बी टेकन इन द नेम ऑफ प्राइम मिनिस्टर. प्राइम मिनिस्टर के अंडर थोड़ी लेते हैं, हमारे ऑनरेबल प्रेसिडेंट होते हैं. गलत है, ऑनरेबल प्रेसिडेंट के अंडर लेते हैं एक्शन टेकन इन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट, नॉन प्राइम मिनिस्टर. तो आपका क्या हुआ, यहाँ पे 2 गलत हो जाता है. आंसर आपका 1 सही है यहाँ पे. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 63 देख लेते हैं. क्या बोलता है, बोल रहा है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द नो कॉन्फिडेंस मोशन, अनदर यूपीसी फेवरेट टॉपिक. यहाँ पे बोल रहा है देयर इज नो मेंशन ऑफ द नो कॉन्फिडेंस मोशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. यस, दिस इज करेक्ट. यहाँ पे हमारे संविधान में एक्सप्लिसिटली मेंशन नहीं किया गया है संविधान में. और यहाँ पे बोल रहा है कि अ मोशन ऑफ अ नो कॉन्फिडेंस कैन बी इंट्रोड्यूस इन अ लोकसभा ओनली. यस, एब्सोल्युटली सिर्फ लोकसभा में ही यहाँ पे इसे इंट्रोड्यूस किया जा सकता है. तो आपके स्टेटमेंट दोनों भी सही है. इसलिए बोलती हूँ कि यहाँ पे पॉलिटी के क्वेश्चन में कोई ट्रिक नहीं लगेगी. इफ यू हैव रेड इट जस्ट सॉल्व इट, इफ यू डोंट देन जस्ट लीव इट, इट्स ओके. देन क्वेश्चन नंबर 64 देख लेते हैं. क्या बोलता है, देख लो. बोल रहा है विथ रेफरेंस टू द नीम ट्री के बारे में बात चल रही है. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबाउ इज आर करेक्ट. ठीक है, नीम ऑयल कैन बी यूज एज अ पेस्टिसाइड टू कंट्रोल द प्रोलिफरेशन ऑफ सम स्पीसीज ऑफ द इंसेक्ट्स एंड द माइट्स. यस, दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट. फिर बोल रहा है यहाँ पे नीम सीड्स आर यूज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द बायोफ्यूल्स एंड द हॉस्पिटल डिटर्जेंट. अब देखो यहाँ पे हो सकता है कि आप एग्जाम कंडीशन में ये सोचो कि नीम सीड से शायद होता होगा, हॉस्पिटल डिटर्जेंट्स में मे बी यूज़ होता होगा, बायोफ्यूल, तो ऐसा लग सकता है. ठीक है, इट्स ओके अगर आपको एग्जाम पर कंडीशन में ये लगता है सही तो. लेकिन एक बात बता देती हूँ, ये जो डिटर्जेंट वाला पॉइंट है ना, जिसमें नीम सीड्स आर यूज इन डिटर्जेंट हॉस्पिटल डिटर्जेंट्स, ये फिर से रिपीट हुआ है और दोनों भी बार यहाँ पे यूपीसी से गलत दिया है. ठीक है, बायोफ्यूल्स में बिल्कुल यूज़ होता है. लेट मी टेल यू दिस, ऐसा नहीं है कि नीम सीड्स यूज़ नहीं होते हैं. नीम सीड्स बिल्कुल यूज़ होते हैं. बायोफ्यूल्स में लिमिटेड मात्रा में इसे यूज़ किया जाता है. बट हॉस्पिटल डिटर्जेंट में भी यूपीसी को लगा होगा कि ये और स्टेटमेंट है, पता नहीं, ये गलत किया है. तो अगर रिपीट होता है ऐसा फिर से, अगर आपको 2026 के पेपर में दिखता है कि नीम ट्री, नीम ऑयल, नीम सीड्स यहाँ पे यूज़ हो रहे हैं हॉस्पिटल डिटर्जेंट्स में, उसको गलत कर देना. ठीक है, उसको आंसर में नहीं लेना है. ये बस इतना ही बताना था मुझे आपको. फिर बोल रहा है नीम ऑयल हैज़ एप्लीकेशंस इन द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज. तो हाँ, बहुत ही ब्रॉड है. यहाँ पे एंटीसेप्टिक के लिए वगैरह यूज़ किया जाता है नीम को. तो ये बिल्कुल सही है. तो 1 और 3 आपका यहाँ पे सही हो जाता है. पर अगर एग्जाम कंडीशन में आपको लगे कि ये 2 भी सही है तो प्लीज़ डोंट ब्लेम यूर सेल्फ, इट्स ओके, यूर थिंकिंग वॉज राइट. ओके, सो डोंट वरी अबाउट इट बिकॉज वी डोंट रीड इट. यहाँ पे हम स्पेसिफिकली होकर थोड़ा उसे पढ़ते थोड़ी है, तो इट्स ओके. फिर क्वेश्चन नंबर 65 देख लेते हैं. बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रोसेस इन्वॉल्व इन द फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस हो रही है. ठीक है, तो पढ़ लेते हैं. क्या बोल रहा है, पोटेंशियल एनर्जी इज रिलीज्ड फ्रॉम द नहीं, फ्री एनर्जी क्या है? फ्री एनर्जी मतलब हमारी सनलाइट की एनर्जी. सनलाइट की एनर्जी क्या करती है? सनलाइट, प्लांट्स यहाँ पे सनलाइट की एनर्जी लेते हैं. स्टोर्ड एज अ केमिकल एनर्जी मतलब कि ग्लूकोज. फिर क्या हुआ, फ्री एनर्जी का यहाँ पे ट्रांसफर हुआ यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी में. तो स्टेटमेंट 2 बिल्कुल सही बताता है, फ्री एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू द पोटेंशियल एनर्जी एंड स्टोर्ड. ठीक है, देन फूड इज ऑक्सीडाइज टू रिलीज द कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. नहीं, ऑक्सीजन यहाँ पे देखो कितना गलत दिया है. फूड इज ऑक्सीडाइज टू रिलीज द कार्बन डाइऑक्साइड, बताओ, गलत है ना. ऑक्सीजन इज टेकन एंड द कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर्स आर गिवन आउट. देखो भाई कितना गलत है. ठीक है, तो आप यू कैन रीच टू द आंसर. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 66 देख लेते हैं. क्या बोलता है, आई होप मेरे साथ आप सॉल्व कर रहे हो क्वेश्चंस को. इन एडिशन टू द फिंगरप्रिंट स्कैनिंग, यहाँ पे फिंगरप्रिंट स्कैनिंग हो ही रहे हैं, बट विद एडिशन टू दैट विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज इन द बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन. बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन करने के लिए इसमें से क्या यूज हो सकता है? आइरिस स्कैनिंग, हाँ बिल्कुल होती है. देन रेटिनल स्कैनिंग, हाँ. वॉइस रिकॉग्निशन, हाँ बिल्कुल होता है. ऑल आर वैलिड बायोमेट्रिक मेथड्स, राइट. तो इस तरह के आपको साइंस एंड टेक में ब्रॉड क्वेश्चन आते हैं. आई हैव टोल्ड यू, अनटिल एंड अनलेस बहुत ही ऑब्वियस सा गलत वाला दिया हुआ है, बट फिर भी देन यू हैव टू सारे के सारे इसमें आंसर आ जाएंगे. ठीक है, फिर बोलता है क्वेश्चन नंबर 67, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट रिगार्डिंग द वेजिटेटिव प्रोपोगेशन
ऑफ द प्लांट्स। देखो प्रोपोगेशन वाला फिर से क्वेश्चन आ गया, हमने 2013 के पेपर में भी देखा था, राइट। बोल रहा है यहाँ पे वेजिटेटिव प्रोपोगेशन प्रोड्यूसेस क्लोनल पॉपुलेशन। जेनेटिकली आइडेंटिकल क्लोनल पॉपुलेशन मतलब क्या हुआ, जेनेटिकल आइडेंटिफिकेशन आइडेंटिकल सॉरी, पर फिर भी हम इसको होल्ड करके रखते हैं। हम ऑब्वियस है जो एलिमिनेट हो सकता है उसे एलिमिनेट करने की कोशिश करेंगे पहले, ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस में। फिर बोलता है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन हेल्प्स इन एलिमिनेटिंग द वायरस। देखो आप वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कर रहे हो लेकिन एलिमिनेट कर रहे हो वायरस को। एलिमिनेट इज वेरी एक्सट्रीम वर्ड ओवर हियर, इट डज नॉट एलिमिनेट वायरस। हाँ, ट्रांसमिट, दे एक्चुअली ट्रांसमिट इट, ट्रांसमिट कर सकते हैं। तो 2 तो यहाँ पे गलत है, इतना तो मुझे समझ में आ रहा है। तो अगर मैं 2 को भी यहाँ पे एलिमिनेट कर लूँ फिर भी यहाँ पे मैं 50-50 तक पहुँच जाती हूँ, और इससे क्या होता है मेरा 1 भी कंफर्म हो जाता है कि हाँ 1 तो सही है बिल्कुल। तो यस, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन प्रोड्यूसेस क्लोनल पॉपुलेशन। 5 फिर बोलता है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कैन बी प्रैक्टिस मोस्ट ऑफ द ईयर। हाँ बिल्कुल, मोस्ट ऑफ द ईयर। क्या इसमें क्या गलत होगा बताओ, कोई फैक्ट नहीं दिया है, बोल रहा है हाँ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन है, हम यहाँ पे इसे मोस्ट ऑफ द ईयर प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। तो स्टेटमेंट क्या हुआ आपका, 1 and 3 इज करेक्ट। 2 यहाँ पे निकालो, तो ये रहा सी आपका यहाँ पे आंसर बन जाएगा। ये समझ में आया क्लोनल पॉपुलेशन का क्या मतलब होता है, फिर से बता देती हूँ, जेनेटिकली आइडेंटिकल। और यहाँ पे क्या है, इट कैन बी डन मोस्ट ऑफ द ईयर, लेस सीजनल डिपेंडेंस होती है यहाँ पे। फाइन, ओके। अब क्वेश्चन नंबर 68 देख लेते हैं। हाँ क्वेश्चन नंबर 68 ही है ना, हाँ ठीक है। क्वेश्चन नंबर 68 क्या बोलता है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज आर करेक्ट। ठीक है, यहाँ पे स्पेसक्राफ्ट दिए हुए हैं और यहाँ पे पर्पस दिया है उसका, करेक्ट इसमें ढूंढना है क्या है, ठीक है। यहाँ पे बोल रहा है कैसिनी यूजिन्स, ये ऑर्बिटिंग द, अब देखो इसमें ये बता देती हूँ मैं आपको, अगर पता है तो ठीक है तो ही सॉल्व करना है, अदरवाइज डोंट सॉल्व इट। तो ये ऑर्बिटिंग द विनस एंड ट्रांसमिटिंग द डेटा टू द अर्थ, ये नहीं है, ये सैटर्न मिशन था, ये सैटर्न मिशन था, याद रखना, ठीक है। तो सैटर्न मिशन, तो ये गलत हो जाता है यहाँ पे। फिर बोल रहा है मैसेंजर क्या है, ये मैपिंग एंड इन्वेस्टिगेटिंग द मर्क्यूरी, यस एब्सोल्युटली, मैसेंजर को इसीलिए लाया गया था। फिर वॉयेजर 1 and 2 ये आउटर सोलर सिस्टम के एक्सप्लोरेशन के लिए यूज़ होता है, तो बिल्कुल स्टेटमेंट 2 and 3 आपका सही है, राइट, ओके। क्वेश्चन नंबर 69 देख लेते हैं क्या बोलता है। बोल रहा है यहाँ पे रीजन दिया हुआ है और वेल नोन प्रोडक्शन ऑफ दैट, प्रोडक्शन इन दैट रीजन, करेक्ट पेयर यहाँ पे ढूंढनी है कौन सी है। अब देखो इसमें मैं फिर से बता रही हूँ आपको, ये यूपीसी हमेशा करता है, पिछले पेपर में भी किया था। क्या करेगा, यहाँ पे पेयर दे देगा और फिर गलत, पूरा ही सारे के सारी गलत इसमें एक्चुअली, ठीक है, इसमें से कोई भी सही नहीं है। ये यहाँ पे एप्पल्स मिलते हैं इसमें, ठीक है, यहाँ पे एप्पल्स होते हैं मेवात में, यहाँ पे आपको स्पेसिफिकली मैंगो के लिए तो नहीं होते हैं। कोरोमंडल कोस्ट में सोयाबीन नहीं पाया जाता, सोयाबीन जनरली महाराष्ट्र और एमपी में वगैरह मिलता है। तो ऐसे स्टेटमेंट को आप स्किप करिए, ठीक है, आपका स्कोर कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो स्किप दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 70, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द एग्जाम्पल और द एग्जाम्पल्स ऑफ द केमिकल चेंज, ठीक है। करेक्ट आंसर इसमें क्या है, क्रिस्टलाइजेशन ऑफ द सोडियम क्लोराइड, होल्ड करके रखते हैं। मेल्टिंग ऑफ द आइस, अब देखो ऑब्वियस सा मिल गया, एलिमिनेट होने वाला, इसमें कौन सी आपकी केमिकल एनर्जी लगेगी, कौन सी यहाँ पे केमिकल चेंज होगा बताओ। मेल्टिंग ऑफ द, ये तो फिजिकल चेंज है, फिजिकल चेंज है, नहीं है केमिकल चेंज थोड़ी है। तो आप अच्छे से यहाँ पे एलिमिनेट कर सकते हो 2 को, यहाँ पे मैंने 2 को एलिमिनेट कर दिया, ठीक है, मतलब 1 तो है ही नहीं, तो 1 भी ऐसे गलत कर दिया, मतलब एलिमिनेट हो गया। देखो यहाँ पे सबसे पहले आपकी प्रायोरिटी ये होनी चाहिए कि मैं इसमें से कौन सा एलिमिनेट कर सकती हूँ फॉर श्योर, ये आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए। इससे क्या होगा, आप आपका टाइम सेव करोगे। आप यहाँ पे ये सोचते नहीं रहोगे कि क्रिस्टलाइजेशन ऑफ द सोडियम क्लोराइड ये क्या होता है, क्या मतलब इसमें केमिकल चेंज होता है, क्या होता है। तो क्रिस्टलाइजेशन ऑफ NaCl जब हो रहा है, यहाँ पे आपकी फिजिकल चेंज देखा जाता है, केमिकल चेंज नहीं देखा जाता। तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। फिर सोरिंग ऑफ मिल्क, यस सोरिंग ऑफ मिल्क में केमिकल चेंज होता है, न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है, तो आपका स्टेटमेंट 3 यहाँ पे सही हो जाता है। तो समझ में आया, न्यू सब्सटेंस इज इक्वल टू केमिकल चेंज ओवर हियर। फाइन, क्वेश्चन नंबर 71 देख लेते हैं। बोला है द पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया टू डिसाइड द डिस्प्यूट बिटवीन द सेंट्रल एंड द स्टेट फॉल्स अंडर द, देखो कितना लो हैंगिंग फ्रूट आपको मिला है, राइट। तो ये है ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन। तो सारे ज्यूरिसडिक्शन अच्छे से हमने किए थे, आपको याद होगा, राइट। हमने एम लक्ष्मीकांत पॉलिटी की जब सीरीज स्टार्ट की थी तब मैंने आपको सारे के सारे अच्छे से समझाए थे। ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन में यहाँ पे डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे हैंडल करते हैं। कौन सा है, 131 ये आर्टिकल है, याद रहेगा आपको, ठीक है, ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन। फाइन, अब क्वेश्चन नंबर 72 देख लो। बोल रहा है कंसिडर द फॉलोइंग टेक्निक्स और फिनोमेना, ठीक है।
विच ऑफ द अबाउ इज आर यूज टू क्रिएट अ ट्रांसजेनिक क्रॉप्स? कौन सा यूज हो सकता है? बोल रहा है बडिंग एंड ग्राफ्टिंग इन द फ्रूट प्लांट्स। अब देखो, बडिंग एंड क्राफ्टिंग इज नॉट ट्रांसजेनिक एक्चुअली, ये थोड़ा सा ट्रिकी है, पर यूपीसी ने यहाँ पे ये लॉजिक लगाया था, एक्सेप्टेड इट एज अ आर्टिफिशियल प्रोपोगेशन और जेनेटिक मैनिपुलेशन कंटेक्स्ट में, ठीक है। तो ये यहाँ पे स्टेटमेंट यूपीसी ने सही दिया है। फिर साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी, तो ये यहाँ पे हाइब्रिड ब्रीडिंग में यूज़ होती है, ट्रांसजेनिक में यूज़ नहीं होती है, तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे गलत हो जाता है। फिर जीन साइलेंसिंग, यस, बायोटेक्नोलॉजी में हम जीन साइलेंसिंग के बारे में पढ़ते हैं, ट्रांसजेनिक यहाँ पे होती है चीज़ें, तो आपका स्टेटमेंट यहाँ पे 1 और 3 करेक्ट हो जाता है, ठीक है। तो 2 यहाँ पे तो सही नहीं है, और अगर आप ऑप्शंस को भी देखो तो 2 को यहाँ पे बस एक ही बार मेंशन किया गया है, जस्ट वंस मेंशन, बट स्टिल हम वहाँ पे नन भी दिया हुआ है और ये सारे, तो जस्ट गिविंग यू द ऑब्जर्वेशन। अगर नॉलेज है तो प्लीज़ बैक उसको नॉलेज के साथ ही करना, ठीक है, वैसे मत जाना। अच्छा, यहाँ पे ट्रांसजेनिक का मतलब क्या हुआ? ट्रांसजेनिक मतलब जीन लेवल मॉडिफिकेशन, CMS मतलब हाइब्रिड ब्रीडिंग। अब यहाँ पे ये देख लो, क्वेश्चन नंबर 73 क्या बोलता है? मेज जो है, इट कैन बी यूज फॉर अ प्रोडक्शन ऑफ अ स्टार्च। हाँ बिल्कुल होता होगा, प्रोडक्शन ही कर रहे हो ना आप स्टार्च का, और क्या कर रहे हो, ठीक है। फिर बोल रहा है ऑयल एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द मेज कैन बी अ फीड स्टॉक फॉर द बायोडीजल। हाँ बिल्कुल होता होगा, मेज ऑयल वगैरह। हाँ, देन अल्कोहल बेवरेज कैन बी प्रोड्यूस बाय द यूजिंग मेज। देखो, अब यहाँ पे इथेनॉल प्रोड्यूस होता है, वैसे अल्कोहल में पर्टिकुलरली इथेनॉल प्रोडक्शन यहाँ पे किया जाता है। तो यहाँ पे आपका आंसर आ गया 1, 2 और 3। अब इस तरह के क्वेश्चंस में जब भी एप्लीकेशन बेस्ड ब्रॉड क्वेश्चन दिखे तो उसमें सारे के सारे लगाने हैं, ठीक है। पता हो नहीं हो उसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा बढ़ जाती है, और ऐसे क्वेश्चंस आपको दिखेंगे भी और इसका नंबर भी बढ़ेगा अभी फ्यूचर में, हम देखेंगे क्वेश्चंस में। फिर बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 74, अमंग द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स विच वन डज नॉट बिलोंग टू द क्लास ऑफ द अदर 3। ठीक है, देख लेते हैं। क्रैब, माइट, स्कॉर्पियन एंड यहाँ पे स्पाइडर। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है क्रैब्स। क्रैब्स यहाँ पे क्रस्टेशियंस है। माइट, स्कॉर्पियन एंड यहाँ पे जो स्पाइडर है, यहाँ पे इनको कहा जाता है एराकिड्स। ठीक है, तो अगर ये पेपर में पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो छोड़ दो, इट्स ओके। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना ही नहीं है, अगर पता है तो करना है, नहीं तो नहीं। फिर बोल रहा है द पावर टू इंक्रीज द नंबर ऑफ द जजेस इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज वेस्टेड इन, किसके अंडर वेस्टेड है? प्रेसिडेंट नहीं, पार्लियामेंट। यस, और इस तरह के क्वेश्चंस बहुत बार पूछे गए हैं कि पार्लियामेंट की मतलब ये जो पावर होती है, ये पर्टिकुलर पावर किसके अंडर वेस्टेड है। तो ये वाले क्वेश्चंस यूपीएससी को पसंद है पूछना, ये पूछते हैं, तो अच्छे से पेपर जब आप एम लक्ष्मीकांत पॉलिटी पढ़ो तो उसमें वो उसके ऊपर ध्यान देना है आपको। क्वेश्चन नंबर 76 पढ़ लेते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग टाउन्स कंसिडर करने हैं यहाँ पे। विच ऑफ द अबाउ आर फेमस फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द ट्रेडिशनल साड़ीज एंड फैब्रिक। अब देखो, यहाँ पे पता है तो पता है, नहीं पता है तो नहीं पता है, लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक बता सकती हूँ। देखो 4 कितनी बार आया है? 4 हैज़ मेंशन ओनली वंस, और मैंने आपको ये बहुत बार बताया है। हमने 2012 के पेपर में देखा, 11 के पेपर में देखा, 13 के पेपर में भी देखा और 14 के पेपर में भी देखा है कि ये जब एक बार दिया होता है तो इट इज़ एब्सोल्युटली इनकरेक्ट। जिसकी कम से कम प्रोबेबिलिटी है वो गलत होता है। यहाँ पे करनाल गलत है। ठीक है, इट इज़ नॉट नोन फॉर द साड़ीज, करनाल इज़ नॉट नोन फॉर द साड़ीज, तो आप कम से कम एक तो यहाँ पे एलिमिनेट कर सकते हो। हाँ, चंदेरी जो है ये मध्य प्रदेश में होती है, फेमस है फॉर चंदेरी साड़ीज। और इसके साथ ये यहाँ पे कांचीपुरम जो तमिलनाडु में है, बाय द वे तमिलनाडु में ये फेमस है फॉर द कांचीवरम सिल्क। कांचीवरम सिल्क का नाम आपने सुना होगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 और 3 आपका यहाँ पे सही हो जाता है। ठीक है, समझ में आया? भद्राचलम जो है, भद्राचलम ये एक टेम्पल टाउन है। ठीक है, तो आपको अगर ये नॉलेज है तो प्लस आप यहाँ पे इस तरह से आंसर तक पहुँच सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 77 देखो नेशनल हाईवे और जो वाटरवे है इसके ऊपर यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है। और पता है यहाँ पे यूपीएससी ने ये रिपीट भी किया है इस तरह का क्वेश्चन, मतलब सेम ऑप्शंस नहीं थे लेकिन इस तरह का क्वेश्चन रिपीट हुआ है और उसका आंसर नन था। ओके, पर ठीक है, अगर पता है तो ठीक है, नहीं तो छोड़ दो। यहाँ पे जो NH4 है ये यहाँ पे मुंबई चेन्नई को करता है, चेन्नई और हैदराबाद को नहीं करता। मुंबई और चेन्नई है यहाँ पे MC। और जो नेशनल हाईवे 6 है ये यहाँ पे मुंबई कोलकाता इज अ ओल्ड नेमिंग कन्फ्यूजन। ठीक है, तो ये वाला भी यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाता है। NH15 हाउएवर अहमदाबाद जोधपुर को करता है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 3 आ जाता है। ऐसे क्वेश्चंस जनरली हम नहीं पढ़ते हैं, तो अगर यहाँ पे करंट अफेयर्स में चल रहा हो तो आपने पढ़ लिया तो पढ़ लिया, अदरवाइज यहाँ पे ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करना। ठीक है, पता है तो ठीक है, नहीं तो स्किप इट, इट्स ओके, फाइन।
क्वेश्चन नंबर 70 बोलता है कंसिडर द फॉलोइंग इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स। इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स यहाँ पे फॉलो कीजिए। विच ऑफ द अबाउ इज हैव अ बियरिंग ऑन द, देखो बियरिंग ऑन ये कीवर्ड हमने देखा था, ब्रॉड क्वेश्चन बन जाता है। यहाँ पे हमने 2011 के पेपर में आई थिंक देखा था इसे, 11 या फिर 12 के पेपर में, ठीक है। तो बोल रहा है इंटरनेशनल एग्रीमेंट, द इंटरनेशनल ट्रीटी ऑन द प्लांट जेनेटिक्स रिसोर्सेज ऑन द फूड बियरिंग, बहुत ही ब्रॉड क्वेश्चन है, बिल्कुल इसमें भी आएगा किसी ना किसी तरह से, इनडायरेक्टली डायरेक्टली में भी। देन द यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन टू कॉम्बैट द डेजर्टिफिकेशन, येस एब्सोल्युटली। देन स्टेटमेंट 3 बोलता है वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन, नेचुरल हेरिटेज 2, यस। तो यहाँ पे आपका स्टेटमेंट ब्रॉड है, देखो कितने ब्रॉड है, ब्रॉड इंटरप्रिटेशन करना है, याद रखना, हमेशा याद रखना, बियरिंग ऑन समथिंग, बियरिंग ऑन एजुकेशन, बियरिंग ऑन एनवायरमेंट, बियरिंग ऑन फ्लोरा फौना बायोडाइवर्सिटी, ब्रॉड जाओ, ब्रॉड इंटरप्रिटेशन करो, ये लिख लो कहीं पे। यहाँ पे इस तरह के क्वेश्चन से ब्रॉड इंटरप्रिटेशन करना है, ऑप्शन डी आ जाता है आपका आंसर। समझ में आया? 29 देख लेते हैं क्या बोल रहा है, देखो कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द अर्थ आवर। अर्थ आवर के ऊपर क्वेश्चन पूछा है। इट इज़ एन इनिशिएटिव ऑफ द यूएन ईपीएन यूनेस्को। देखो मैंने आपको ये पहले ही बताया था, यहाँ यूपीसी क्या करता है, स्टेटमेंट 3 स्टेटमेंट दे देता है। 3 स्टेटमेंट में 2 जनरलाइज होती है और एक इसमें 2 ऑर्गेनाइजेशन दे देगा, या फिर मिनिस्ट्री दे देगा, या फिर कोई एक ऑर्गेनाइजेशन दे देगा जो होगा एनजीओ, और ये हमेशा गलत होता है, ये हमने देखा है। और इसे गलत करना ईजी है बिकॉज इट इज़ अ फैक्ट, फैक्ट को गलत करना इजी होता है। यहाँ पे जो है ये WWF है रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, तो ये इनिशिएटिव गलत है। 1 आपका यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाता है। यहाँ पे देखो इनकरेक्ट मैंने यहाँ पे 1 को कर दिया। अब स्टेटमेंट 2 और 3 देखो, बोला है इट इज़ द मूवमेंट इन विच द पार्टिसिपेंट स्विच ऑफ द लाइट्स फॉर 1 आवर ऑन अ सर्टन डे ऑफ द एवरी ईयर, यस एब्सोल्युटली। यहाँ पे लाइट ऑफ करते हैं 1 घंटे के लिए। इट इज़ अ मूवमेंट टू रेज द अवेयरनेस अबाउट द क्लाइमेट चेंज एंड नीड टू सेव द प्लानट, यस एब्सोल्युटली। इसमें क्या गलत करोगे बताओ मुझे? अभी मूवमेंट है, हम अवेयरनेस रेज करना चाहते हैं क्लाइमेट चेंज के रिलेटेड, और हमको प्लानट को सेव करना है, इसमें क्या गलत करोगे? हमको प्लानट को सेव नहीं करना है, हमें क्लाइमेट चेंज की अवेयरनेस नहीं करानी है, ऐसे करोगे आप नहीं। तो स्टेटमेंट 2 और 3 यहाँ पे सही हो जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सिक्वेंस ऑफ द फूड चेन, ठीक है। इसमें पहले क्या आएगा, पहले आपका डायटम्स आएंगे, उसके बाद आपके आएंगे क्रस्टेशियंस और फिर आएगी हेरिंग्स, ठीक है। डायटम्स यहाँ प्रोड्यूसर्स होते हैं, फिर आपके यहाँ पे प्राइमरी कंज्यूमर आ गए क्रस्टेशियंस, और फिर आपकी हेरिंग्स, ये फिश होती है, ये हायर कंज्यूमर है, ठीक है। ऑलराइट, अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं 81। बोल रहा है द पार्टीशन ऑफ बंगाल मेड बाय द लॉर्ड कर्जन, कर्जन के द्वारा ये किया गया था इन 1905, लास्टेड अंटिल, ठीक है। यहाँ पे हिस्ट्री का क्वेश्चन है, नॉलेज है तो पता है तो सॉल्व करना है, अदरवाइज डोंट सॉल्व इट। यहाँ भी बोला है द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर व्हेन द इंडियन ट्रूप्स वेर नीडेड बाय द ब्रिटिश एंड द पार्टीशन वाज एंडेड, नहीं ऐसे ये तब नहीं हुआ था, ये हुआ था किंग जॉर्ज 5 के ड्यूरेशन में, जब इन्होंने एब्रोगेट कर दिया था कर्जन के एक्ट को एट रॉयल दिल्ली दरबार 1911 की ये बात है, ठीक है। तो वर्ल्ड वॉर 1 में नहीं हुआ था, नॉट इन 1947, पार्टीशन यहाँ पे आपका 1905 में हुआ था, रिवर्सल यहाँ पे 1911 में हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे बोला है गांधी जी लॉन्च द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, नहीं कुछ नहीं, ऐसा नहीं है। द पार्टीशन ऑफ द इंडिया इन 1947 व्हेन द ईस्ट बंगाल बिकम द ऐसा कुछ नहीं हुआ, तब नहीं हुआ था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 82 देख लेते हैं क्या बोल रहा है। द 1929 सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस इज ऑफ द सिग्निफिकेंस इन द हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट बिकॉज, इसका कारण क्या हो सकता है, पढ़ लेते हैं। अटेनमेंट ऑफ द सेल्फ गवर्नमेंट वॉज डिक्लेयर्ड एज अ ऑब्जेक्टिव, नहीं, अटेनमेंट ऑफ अ सेल्फ गवर्नमेंट ऐसा नहीं हुआ था। यहाँ पे आपका आंसर है पूर्ण स्वराज। 1929 के सेशन की बात चल रही है ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। सिग्निफिकेंस क्या है, तो जितने भी इंपॉर्टेंट कांग्रेस के सेशंस हुए हैं यू हैव टू रीड इट, इट्स ऑब्जेक्टिव, लीडर कौन से है, बस इतनी 3 चीज़ें आपको करनी है, यू कैन रिपीट, ओके। तो यहाँ इट इज़ नॉलेज हेवी, पता है तो ठीक है, नहीं तो नहीं। तो यहाँ पे क्या हुआ था, लाहौर सेशन 1929 का कंप्लीट इंडिपेंडेंस यहाँ पे डिक्लेयर की गई थी। 26 जनवरी 1930 इंडिपेंडेंस डे ऑब्जर्व यहाँ पे किया जाता है, ठीक है। इट्स वेरी हाई इल्ड टू रिमेंबर दैट। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हुआ था, नहीं। डिसीजन टू पार्टिसिपेट इन द राउंड टेबल काउंसिल, क्या ही गंदा सा स्टेटमेंट दिया हुआ है, ये भी गलत है, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 83 देख लेते हैं क्या बोल रहा है। विच विथ रेफरेंस टू द फेमस क्षत्रिय डांस, ठीक है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, ठीक है। अब देखो
इस तरह के क्वेश्चंस रिपीट होंगे और आपको इसको छोड़ना नहीं है, यू हैव टू सॉल्व इट। पहले बोला है क्षत्रिय इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ डांस, म्यूजिक एंड ड्रामा। अब इसमें क्या गलत करोगे आप बताओ? कोई एक तरह का डांस टाइप है, इसमें कॉम्बिनेशन चल रहा है म्यूजिक, डांस और ड्रामा का, इसमें कोई गलत नहीं हो सकता ना, इट्स वेरी जनरल स्टेटमेंट, राइट। यहाँ पे ये सही हो जाता है। देन यहाँ पे बोला है इट इज़ अ सेंचुरी ओल्ड लिविंग ट्रेडिशन ऑफ वैष्णविट्स ऑफ आसाम। तो यस, दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट, ये आपका करेक्ट स्टेटमेंट हो जाता है। स्टेटमेंट 3 में बोल रहा है इट इज़ बेस्ड ऑन द क्लासिकल रागाज एंड द तालाज ऑफ द डिवोशनल सॉन्ग्स कंपोज बाय द तुलसीदास, कबीर एंड मीराबाई। अब देखो, इट इज़ बेस्ड ऑन अ श्रीमंत शंकरदेव, ठीक है। अब यहाँ पे आपने भक्ति सेंट्स जो नॉर्थ इंडिया से थे उनको भी यहाँ पे मिक्स कर दिया, ये स्टेटमेंट आपका गलत हो जाता है, ठीक है। आपका जो ये आंसर है ये वाला आपका 3 गलत हो गया, तो आपका आंसर आ गया 1 एंड 2। ये समझ में आया? यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 84 देख लेते हैं, क्या बोलता है। शाका कैलेंडर के बारे में क्वेश्चन है। चैत्र 1 of the national calendar based on the Shaka era corresponds to which of the following dates of the Gregorian calendar in the normal year of a 365 days। अब देखो यहाँ पे आप कम से कम 50-50 तक पहुँच सकते हो, मैं बताती हूँ कैसे। एग्जामिनर अगर इस तरह के स्टेटमेंट्स को सेटअप कर रहा है तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ रिपीटेशन देगा। अब उस रिपीटेशन में ये इसलिए रिपीटेशन देते हैं क्योंकि इनको यहाँ पे आपको कंफ्यूज करना है, ठीक है। बच्चों को, मे भी बच्चों ने पढ़ा है बट दे वांट टू कंफ्यूज यू, तो यहाँ पे आप कम से कम 50-50 तक आ सकते हो। देखो मार्च यहाँ पे रिपीट हुआ है, वाई? बिकॉज दे वांट टू कंफ्यूज यू। तो यहाँ पे स्टेटमेंट जो है ये ए करेक्ट है। नॉर्मल ईयर 22 मार्च को यहाँ पे सही होता है। लीप ईयर हाउएवर इट इज ऑन द 21 मार्च, ठीक है। सो डायरेक्ट इट इज अ फैक्चुअल क्वेश्चन, पता है तो ठीक है, अदरवाइज यू कैन एलिमिनेट इट और लाइक नॉट सॉल्व इट, स्किप इट। ये इस तरह से है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 85 देख लेते हैं। विथ रेफरेंस टू द इंडियन हिस्ट्री ऑफ द आर्ट एंड कल्चर कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स। फाइन, तो इन पेयर्स में हमें पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्टली मैच। पेयर कौन सी करेक्टली मैच है, एक एक करके पढ़ लेते हैं। यहाँ पे बोला है अ ग्रैंड इमेज ऑफ अ बुद्धाज महापरिनिर्वाणा विथ न्यूमरस सेलेशियल म्यूजिशियंस अबाउ एंड अ सॉरोफुल फिगर्स ऑफ हिज फॉलोअर्स बिलो। यस, अजंता की है यहाँ पे महापरिनिर्वाणा बुद्धा की है यहाँ पे इमेज। फिर बात करता है स्टेटमेंट 2 देख लो। अ ह्यूज इमेज ऑफ द वराहा अवतार, द बोर इनकारनेशन ऑफ द विष्णु एज ही रेस्क्यूज गॉडेस अर्थ फ्रॉम अ डीप एंड क्योटिक वाटर्स स्कल्प्टेड ऑन द रॉक। ये स्टेटमेंट गलत है। वराहा एट अबू धाबी नहीं है, ये फेमस वराहा रिलीफ आपको उदयगिरी में मिलती है, ठीक है। उदयगिरी में ये मिलता है, ये आपका स्टेटमेंट गलत है। इट इज़ अ नॉलेज हैवी, अगर पता है तो ठीक है, अदरवाइज कीप इट। स्टेटमेंट 3 बोलता है अर्जुनास पेनेंस डिसेंट ऑफ गंगा स्कल्प्टेड ऑन द सरफेस ऑफ द ह्यूज बोल्डर्स, महाबलीपुरम में है। यस, अर्जुनास पेनेंस डिसेंट ऑफ द गंगा। तो स्टेटमेंट आपका 1 एंड 3 यहाँ पे सही हो जाता है, ठीक है। ऑलराइट, तो लोकेशन यहाँ पे यूपीसी ने चेंज किया था। गदर के बारे में पूछा है, तो गदर कहाँ पे हुआ था? रिवॉल्यूशनरी एसोसिएशन है ऑफ द इंडियंस विद हेडक्वार्टर्स कहाँ पे था? सैन फ्रांसिस्को में। तो यहाँ पे बिल्कुल सही स्टेटमेंट है ये वाला ए, राइट। तो रिवॉल्यूशनरी एसोसिएशन ऑफ द इंडियंस एट द सैन फ्रांसिस्को। अब ये देखो बाकी के स्टेटमेंट्स में क्या दिया हुआ है। नेशनलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेशन एट द सिंगापुर, नहीं, सिंगापुर में नहीं था ये। मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन था, नहीं, बर्लिन में मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन नहीं था। कम्युनिस्ट मूवमेंट फॉर द इंडियाज फ्रीडम विद हेड क्वार्टर्स एट द ताशकेंट, नहीं। तो देखो यहाँ पे आपने सही तो स्टेटमेंट देख लिया, लेकिन जब आप सही स्टेटमेंट देख लेते हो तो आपको गलत स्टेटमेंट्स भी पढ़ने हैं और देखना है कि इसे किस तरह से गलत किया है। जैसे यहाँ पे आपने रिवॉल्यूशनरी एसोसिएशन का नाम दिया है और हेड सैन फ्रांसिस्को बताया है, इसने आप यहाँ पे आपने नेशनलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बता दिया इसको और लोकेशन भी चेंज कर दी। यहाँ पे आपने इसे आपने मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन बताया और आपने लोकेशन चेंज की। यहाँ पे आपने इसको कम्युनिस्ट मूवमेंट बताया और यहाँ पे लोकेशन चेंज कर दी। समझ में आ रहा है यूपीसी क्या कर रहा है? तो इस तरह से ये होता है। सारे के सारे स्टेटमेंट्स को यहाँ पे ऑब्जर्व करना है। फाइन, क्वेश्चन नंबर 87 देखो अभी क्या बोलता है। बोल रहा है विथ रेफरेंस टू द इंडियाज कल्चर एंड ट्रेडिशन व्हाट इज अ कलारिया पयट्टू। तो ये क्या है? तो अब देखो ध्यान से पढ़ो इसको। यहाँ पे बोलता है इट इज अ एंशियंट भक्ति कल्ट ऑफ द शैविज्म स्टिल प्रेवलेंट इन सम पार्ट्स ऑफ साउथ इंडिया। अब देखो यहाँ पे मैं कुछ ऑब्जर्वेशन देना चाहती हूँ, प्लीज इसे ध्यान से देखिए। यहाँ पे क्या बोला है? सम पार्ट्स बोला है, राइट। तो मतलब ये जनरलाइज
बोला है, जनरलाइज है थोड़ा बहुत, इसे हम होल्ड करके रखते हैं। स्टेटमेंट 2 देखो, इट इज़ अ एंशियंट स्टाइल ब्रॉन्ज एंड ब्रास वर्क। मैं ऐसे समझ रही हूँ कि आपको नहीं पता है, करिए आप पेयर 2 क्या है। तो अब देखो, इट इज़ अ एंशियंट स्टाइल ब्रॉन्ज एंड ब्रास वर्क स्टिल फाउंड इन द सदर्न पार्ट ऑफ द कोरोमंडल एरिया। नहीं, ये यहाँ पे गलत है। कैसे गलत है, मैं आपको ऑब्जर्वेशन देती हूँ। यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, सदर्न पार्ट ऑफ अ कोरोमंडल कोस्ट। यहाँ पे स्पेसिफाई कर दिया आपने, स्पेसिफिक बना दिया है, मतलब सिर्फ इसी पर्टिकुलर एरिया में ये है। समझ में आ गया? आपने नैरो कर दिया स्टेटमेंट को। आपने क्या कर दिया, आपने स्टेटमेंट को नैरो कर दिया है। यहाँ पे देखो सेम चीज़ यहाँ पे भी रिपीट होती है। इट इज़ एन एंशियंट फॉर्म ऑफ अ डांस ड्रामा एंड लिविंग ट्रेडिशन इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ मालाबार। देखो आपने यहाँ पे भी इसे स्पेसिफिक कर दिया, यहाँ पे आपने इसे नैरो कर दिया। समझ में आ रहा है? अब ये जो ऑब्जर्वेशन है ये रिपीट होगा। यहाँ पे यूपीसी क्या करता है, किसी एक पर्टिकुलर चीज़ को किसी एक एरिया तक सीमित कर देता है, लिमिट कर देता है, नैरो बना देता है, लिमिटेड बना देता है। समझ में आया? वो हमेशा गलत होता है। और मैंने आपको और एक ऑब्जर्वेशन दिया था कि दो स्टेटमेंट्स एक जैसे दिखते हैं तो वो सही होते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखो, इट इज़ एन एंशियंट इंडियन कल्ट ऑफ द शैविज्म स्टिल प्रेवलेंट इन सम पार्ट। यहाँ पे दिया हुआ है इट इज़ एन एंशियंट मार्शल आर्ट्स है, लिविंग ट्रेडिशन इन सम पार्ट्स ऑफ साउथ इंडिया। अब यहाँ पे आपको एग्जाम कंडीशन में सोचना है कि आपको क्या करना है। तो यहाँ पे शैवित्स वैष्णवित्स के रिलेटेड चीज़ें यूपीसी गलत करता है। ये आप ऑब्जर्वेशन देखोगे, शैवित का वैष्णवित कर देगा, वैष्णवित का शैवित कर देगा, शैविज्म कर देगा, इस तरह से होता है। यहाँ पे आपका मार्शल आर्ट वाला सही है स्टेटमेंट। तो ये आपकी कॉलिंग होगी 50-50 आने के बाद। अगर आपको लगता है तो यू कैन सॉल्व इट, अदरवाइज जस्ट लीव इट। ओके, ऑलराइट। क्वेश्चन नंबर 88 देख लेते हैं। बोल रहा है गरबा इज इन गुजरात। हाँ भाई, गरबा तो बहुत ही फेमस है, सबको पता है, सब बच्चों को पता है। गरबा इज इन गुजरात से है। मोहिनी अट्टम नहीं, ओडिशा से तो नहीं है, तो केरला का है, राइट। तो मोहिनी अट्टम तो आपका केरला का आता है। सिंपल आ गया क्वेश्चन, तो ये गलत हो जाता है, उड़ीसा। फिर यहाँ पे यक्षगना कर्नाटका से है, तो ये सही है। आपने अगर यहाँ पे मोहिनी अट्टम को भी ये कर दिया तो आप यहाँ पे 1 और 3, सो इट इज़ नॉलेज है भी, अगर पता है तो ठीक है, अदरवाइज इट्स ओके। समझ में आया? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 89 देख लेते हैं क्या बोलता है। बोल रहा है विथ रेफरेंस टू द बुद्धिस्ट हिस्ट्री ट्रेडिशन एंड कल्चर इन इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स। ठीक है, फेमस श्राइन दी है और उसकी लोकेशन दी है, और यूपीसी इस तरह के क्वेश्चन हमेशा पूछता है। करेक्टली मैच पूछा है। टैबो मोनेस्ट्री एंड टेम्पल कॉम्प्लेक्स, ये क्या स्प्लिटी वैली में है? स्प्लिटी वैली हमारी हिमाचल प्रदेश में है बाय द वे, यस ये है। फिर यहाँ पे लोकसभा, यहाँ पे ये वाला जो टेम्पल है, आई डोंट नो हाउ टू प्रोनाउंस इट, क्या ये जस्कर वैली में है? तो नहीं, ये नहीं है। यहाँ पे ये किन्नौर में आता है, ये भी हमारा हिमाचल प्रदेश में है। अब यहाँ पे ये देखा गया है, ठीक है, मैं आपको बताती हूँ। यूपीएससी के जितने भी पेयर के ऐसे क्वेश्चंस होते हैं ना, इसमें क्या होता है, जब लोकेशन होती है ना, लोकेशन एक ही पर्टिकुलर स्टेट से बिलोंग करती है। मतलब यहाँ पे देखो, एग्जाम्पल के लिए बताती हूँ, ये जो 2 लोकेशंस है ना, ये दोनों भी यहाँ पे हिमाचल प्रदेश से आई है। ये भी यहाँ पे हिमाचल प्रदेश से आया है नाको, और ये भी यहाँ पे हिमाचल प्रदेश से आया है। तो ये बहुत बार रिपीट होता है, ठीक है। तो स्टेटमेंट यहाँ पे गलत हो गया, ये वाला 2। और ये अलची जो है, अलची टेम्पल, ये आपका लद्दाख का ही है। तो यहाँ क्या हुआ, आपका आंसर क्या आया? आंसर आपका 1 और 3 सही हो जाता है। ये समझ में आया है यहाँ पे, ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 90 देख लेते हैं क्या बोलता है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। बीजक इज अ कंपोजिशन ऑफ द टीचिंग्स ऑफ द सेंट दालू दयाल। अब देखो, इसलिए बोलती हूँ कि इफ़ यू हैव द नॉलेज देन ओनली अटेम्प्ट इट, अदरवाइज स्किप इट, क्योंकि ये गलत है। इसमें कोई यहाँ पे ट्रिक वगैरह नहीं लगेगी। बीजक कंपोजिशन सेंट दालू दयाल का नहीं है, ये कबीर का है। जो बीजक है ये इट इज़ बाय कबीर। तो स्टेटमेंट 1 गलत हो जाता है। अब द फिलोसफी ऑफ अ पुष्टि मार्ग वॉज प्रोपाउंडेड बाय माधवाचार्य। तो पुष्टि मार्ग जो है ये वल्लभाचार्य जी के द्वारा किया गया था, माधवाचार्य जी के द्वारा नहीं किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? वल्लभाचार्य जी के द्वारा। तो आपका स्टेटमेंट डी आ जाता है, यहाँ पे नन आंसर है। दोनों भी यहाँ पे गलत दिए हुए हैं। तो इससे हमें क्या समझ में आता है, वैसे यहाँ पे कंट्रोवर्सी हुई थी। देयर वाज दिस वन कंट्रोवर्शियल इंटरप्रिटेशन बेस्ड PYQ। यूपीसी ने स्टेटमेंट 2 करेक्टली से बोला था। तो इट कैन बी कन्फ्यूजिंग वर्डिंग, तो आप ये देख लो थोड़ा सा। तो यहाँ पे यूपीसी ने 2 बोला था, थोड़ा कंट्रोवर्सी था। ऐसे क्वेश्चंस ड्रॉप हो जाते हैं, सो डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 91 देख लेते हैं क्या बोलता है। तो बोल रहा है द कम्युनिटी कॉल्ड एज मंगनियार्स
इज़ वेल नोन फॉर व्हाट? मंगनियार्स किसके लिए फेमस है यहाँ पे? मार्शल आर्ट्स इन द, अब देखो मार्शल आर्ट्स वाला यहाँ पे रिपीट हुआ है। अभी हमने 2-3 क्वेश्चन पहले देखा मार्शल आर्ट्स का, राइट? इन द नॉर्थ ईस्ट इंडिया, नहीं ये नहीं है मार्शल आर्ट्स का। फिर बोला है द म्यूजिकल ट्रेडिशन इन द नॉर्थ वेस्ट में है। हाँ, ये ट्रेडिशनल फोक म्यूजिक है, यहाँ पे आप राजस्थान में इसे देखते हो, राजस्थान में है ये, नॉर्थ वेस्ट हमारा इंडिया। फिर यहाँ पे क्लासिकल वोकल नहीं है, ये वाला भी ऐसा नहीं है, कुछ नहीं है ये वाला, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 92 देख लेते हैं क्या बोलता है। What was or were the object or the objects of the Queen Victoria's proclamation in 1858? रिवोल्ट ऑफ 1857 हुआ, उसके बाद कंपनी रूल को रिप्लेस कर दिया क्राउन रूल में। क्यों किया था, क्या क्या रीज़न था? टू डिस्टेन एनी इंटेंशन ऑफ द एनेक्स इंडियन स्टेट्स, ऑफ कोर्स, क्योंकि सेपॉय म्यूटिनी के बाद यही करेंगे वो पहले, तो स्टेटमेंट वन सही है। फिर इंडिया ट्रांसफर्ड टू द ब्रिटिश क्राउन, यस एब्सोल्युटली। रेगुलेट कर रहे हैं ये कंपनी ट्रेड को, नहीं, पूरा पर्पज़ ही, ये पर्पज़ ही नहीं था, कंपनी रूल एंड हो गया ना। अभी बताया मैंने आपको, कंपनी रूल एंड हो गया था। स्टेटमेंट 3 यहाँ पे इनकरेक्ट है, तो आपका सही आंसर क्या आया? 1 और 2 आया, सही आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 93 देख लेते हैं अभी क्या बोलता है। इबादत खाना के ऊपर क्वेश्चन है, फतेहपुर सिकरी में, राइट? इबादत खाना फतेहपुर सिकरी अकबर के बारे में हम पढ़ते ही है। तो इट वॉज अ मॉस्क फॉर द यूज़ ऑफ द रॉयल फैमिली, नहीं मॉस्क नहीं था ये, इबादत करना है ना। तो अकबर प्राइवेट प्रेयर चैम्बर, ये भी नहीं था। यहाँ पे ये एक हॉल था जहाँ पे इन विच अकबर हेल्ड डिस्कशंस विद स्कॉलर्स अबाउट द वेरियस रिलीजन्स, ठीक है। अब ये नेक्स्ट स्टेटमेंट देख लो, द रूम इन विच द नोबल्स बिलोंगिंग टू द डिफरेंट रिलीजन्स गैदर्ड टू डिस्कस द रिलीजियस अफेयर्स, ऐसा कुछ नहीं था। स्टेटमेंट सी आपका यहाँ पे सही है। ये समझ में आया आपको? ठीक है, आई होप मेरे साथ आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हो। ओके, क्वेश्चन नंबर 94 देख लो। इन द कंटेक्स्ट ऑफ द फूड एंड न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी ऑफ इंडिया, enhancing the seed replacement rates of various crops helps in achieving the food production targets of the future. Yes. So, but what are the constraints in the wider or the greater implementation? Constraints यहाँ पे कौन से हो सकते हैं वो देख लेते हैं। देखो अब, there is a no national seeds policy in place. अब देखो कितना एक्सट्रीम स्टेटमेंट हो गया ये, कोई नेशनल सीड पॉलिसी है ही नहीं हमारी कंट्री में। रॉन्ग, इंडिया हैज़ नेशनल सीड पॉलिसी, 2002 की पॉलिसी है ये नेशनल सीड्स पॉलिसी, ठीक है। तो ये गलत हो गया, इतना तो समझ में आ रहा है। स्टेटमेंट 2 देख लो। देयर इज नो पार्टिसिपेशन ऑफ द प्राइवेट सेक्टर सीड कंपनीज इन द सप्लाई ऑफ द क्वालिटी सीड्स ऑफ द वेजिटेबल्स एंड प्लांटिंग द मटेरियल ऑफ द हॉर्टिकल्चर। कोई पार्टिसिपेशन ही नहीं है प्राइवेट कंपनी से, नहीं। कितना एक्सट्रीम है, नेगेटिव है, समझ में आ रहा है? ऐसे स्टेटमेंट गलत करता है यूपीएससी। तो यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर इज़ वेरी एक्टिव, ठीक है, स्पेशली हॉर्टिकल्चर और हाइब्रिड्स के बारे में जब हम पढ़ते हैं तब यहाँ पे ये बहुत एक्टिव है, तो स्टेटमेंट 2 भी गलत है। फिर बोल रहा है देयर इज़ अ डिमांड सप्लाई गैप। हाँ, ये देखो, ये वाला हमारा रेगुलर प्रॉब्लम है जो बहुत हम फेस करते हैं। देयर इज़ अ डिमांड सप्लाई गैप, यू नो, रिगार्डिंग द क्वालिटी सीड्स इन द केस ऑफ द लो वैल्यू एंड हाई वॉल्यूम क्रॉप। सो यस एब्सोल्युटली, स्टेटमेंट 3 आपका यहाँ पे सही हो जाता है। देखो, ठीक है, आंसर तक पहुंचे आप, ठीक है, इस तरह से आपको करना है। क्वेश्चन नंबर 95 बोलता है विथ रेफरेंस टू द इको सेंसिटिव जोन्स विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट पूछा है। बोल रहा है इको सेंसिटिव जोन्स आर एरियाज दैट आर डिक्लेयर्ड अंडर द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972। नहीं, फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन दे दी, कुछ भी लिख सकते हैं, गलत करना इजी है इस स्टेटमेंट को। यहाँ पे इट इज़ नॉट अंडर द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972, ये वाला आता है एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1986। फैक्ट बेस्ड है, फैक्ट्स को गलत करना इजी होता है यूपीसी के लिए, और उन्होंने गलत किया भी है। फिर बोला है द पर्पस ऑफ द डिक्लेरेशन ऑफ इको सेंसिटिव जोन इज टू प्रोहिबिट ऑल काइंड्स ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज इन दोज एक्सेप्ट द एग्रीकल्चर। ये भी स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है। इट इज़ अ रेगुलेटेड बफर जोन, कोई बैन वगैरह जोन पे नहीं होता है। यहाँ पे ये याद रखना, ESZ जो होते हैं ये शॉक एब्जॉर्बर होते हैं। क्या होते हैं ये? शॉक एब्जॉर्बर्स होते हैं। ये आपका कीवर्ड यहाँ पे हो गया, तो स्टेटमेंट डी यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा, नीदर यहाँ पे आंसर है। फाइन, क्वेश्चन नंबर 96 देख लेते हैं क्या बोलता है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, ठीक है, विच ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन अबव इज करेक्ट, ठीक है, पढ़ लेते हैं। बोल रहा है एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया इज एस्टैब्लिश अंडर द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट। देखो यहाँ पे फिर से रिपीट हुई है ये चीज़ जो अभी हमने देखी थी, इसके अंडर है क्या? नहीं, ये आता है प्रिवेंशन ऑफ द क्रुएल्टी ऑफ द एनिमल्स एक्ट ऑफ 1960। किसके अंडर आता है? प्रिवेंशन ऑफ द क्रुएल्टी
1960 के अंदर। तो यहाँ पे ये अब हमें तो ये समझ में आ गया अभी कि एक्ट्स वाले जो क्वेश्चंस होते हैं एनवायरनमेंट में इस तरह से गलत किए जाते हैं। ये ऑब्जर्वेशन समझ में आया। हम ये रिपीट करेंगे वैसे ऑब्जर्वेशन फ्यूचर के पेपर्स में। यहाँ पे बोल रहा है नेशनल टाइगर जो NTC है, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, ये स्टैट्यूटरी बॉडी है। यस, बिल्कुल 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 सही है। ये कब हुआ था? ये आपका आया था वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो 2006 का है ना, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, उसके अंडर यहाँ पे इसे बनाया गया था। ये स्टैट्यूटरी बॉडी है, लॉ के अंडर लाई गई है, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन। फाइन। फिर बात करते हैं ये नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी इज चेयर्ड बाय ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर। यस, एब्सोल्युटली, ये भी करेक्ट है। आपका ऑप्शन 2 और 3 करेक्ट हो जाता है। यहाँ पे देखो ये आंसर आपका आ जाता है। ठीक है, ये समझ में आया। क्वेश्चन नंबर 97 देख लो। ये भी आपका नॉलेज है भी है, लेकिन ईजी है, बहुत ईजी है ये हमेशा हम NCERT में वगैरह पढ़ते हैं। विटामिन सी से स्कर्वी होती है, बिल्कुल होती है। यहाँ पे इसे ऐसे याद रखो कि कोलेजन के रिलेटेड प्रॉब्लम है तो विटामिन सी का सी और सी का कोलेजन, तो स्कर्वी इस तरह से ऐसे याद कर सकते हो। विटामिन डी का कैसे याद रखना? डी से बोन्स, तो रिकेट्स हो गए, बिल्कुल हो गए। विटामिन ई नाइट ब्लाइंडनेस करता है? नहीं, विटामिन ए की डेफिशिएंसी से ये होता है। वी ऑलवेज रीड दिस, राइट। तो विटामिन ए की डेफिशिएंसी ये चीज़ होती है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी और डी सही है। तो 3 गलत हो गया, 1 और 2 आपका आंसर आ गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 98 देख लो क्या बोल रहा है। देयर इज अ सम कंसर्न रिगार्डिंग द नैनो पार्टिकल्स ऑफ सम केमिकल एलिमेंट्स, ठीक है, दैट आर यूज बाय द इंडस्ट्रीज इन द मैन्युफैक्चरिंग वेरियस प्रोड्यूस। कंसर्न क्यों है? वाई देयर इज अ कंसर्न? करेक्ट इसमें से देखना है। बोल रहा है दे कैन एक्यूमुलेट इन द एनवायरमेंट एंड कंटामिनेट द वाटर एंड सॉइल। अब बताओ क्या ये स्टेटमेंट सही है? बिल्कुल सही है। ये नहीं होगा तो और क्या होगा बताओ? कंसर्न क्यों होगा फिर? नैनो पार्टिकल से छोटे पार्टिकल्स है यहाँ पे, एक्यूमुलेट हो गए एनवायरमेंट में, एक्यूमुलेट हो गए हमारे फूड को, वाटर को, सबको, सॉइल को कंटामिनेट करेंगे। ये तो बहुत बड़ा कंसर्न है हमारा, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। फिर बोलता है दे कैन एंटर द फूड चेन। यस, दे कैन, दे विल एंटर। बायो एक्यूमुलेशन क्यों होता है? बायो एक्यूमुलेशन का पॉइंट आप पढ़ते हो, बायो एक्यूमुलेशन, राइट। तो स्टेटमेंट 2 भी सही है। स्टेटमेंट 3 बोलता है दे कैन ट्रिगर द प्रोडक्शन ऑफ द फ्री रेडिकल्स। यस, एब्सोल्युटली, फ्री रेडिकल्स टॉक्सिसिटी जिसे कहते हैं हम, टॉक्सिसिटी ये होगी, बिल्कुल होगी इससे। तो ये प्योर नॉलेज, यहाँ पे नॉलेज की जरूरत नहीं है, आप यहाँ पे एलिमिनेशन ट्रिक लगा सकते हो। ब्रॉड क्वेश्चन है, ब्रॉड जाओ। क्वेश्चन नंबर 99 में क्या बोला है? विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन ब्रिंग्स आउट द पब्लिकेशन नोन एज अ वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक। अब ये IR के क्वेश्चन में ये हमेशा क्वेश्चन आते हैं, रट लो भाई, रट लो, ठीक है ना। जो भी करंट अफेयर्स में दिया हुआ है, किसने क्या निकाला है, कौन सी क्या है, पढ़ लो। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है आपका ये इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड लाता है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से है। कॉमन कन्फ्यूजन हो सकता है, WEF जो है, WEF इज अ ग्लोबल कॉम्पिटिटिव रिपोर्ट, ठीक है, ग्लोबल कॉम्पिटिटिव रिपोर्ट है। और वर्ल्ड बैंक जो है ये वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट लाता है। तो याद रखना, वर्ल्ड में वर्ल्ड बैंक है तो वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट आ गया। और यहाँ पे जो है WEF का क्या है, इसमें याद रखना ग्लोबल कॉम्पिटिटिव रिपोर्ट, वर्ल्ड, यहाँ पे WEF लाता है, वर्ल्ड इकोनॉमिक, ठीक है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। ये हो गया। अब हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 99 100 देख लेते हैं। ये देखो यहाँ पे बोल रहा है विच विथ रेफरेंस टू द यूनियन बजट, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर कवर्ड अंडर द नॉन प्लान एक्सपेंडिचर। कौन से इसमें आते हैं? डिफेंस एक्सपेंडिचर हाँ आ जाता है, इंटरेस्ट पेमेंट हाँ आ जाता है, सैलरीज पेंशन हाँ बिल्कुल, सब्सिडीज हाँ बिल्कुल, चारों के चारों भी आ जाते हैं। कि बेसिकली जो रूटीन और कमिटेड एक्सपेंसेस होते हैं ना गवर्नमेंट के, वो इसमें आते हैं। बस इतना याद रखना। क्या याद रखना है? यूनियन बजट में क्या कवर होता है एज अ नॉन प्लान एक्सपेंडिचर, नॉन प्लान एक्सपेंडिचर। तो इसमें ऐसी चीज़ें कवर होती है जो कि बेसिकली रूटीन या फिर कमिटेड एक्सपेंसेस होते हैं, कि आप कमिटेड हो इस चीज़ के लिए। सैलरीज और पेंशन आपको देना ही पड़ेगा, यू आर कमिटेड। ऐसे नहीं बोल सकते कि नहीं इस बार ना हम इस महीने में किसी को भी हम सैलरी या फिर पेंशन नहीं देंगे, ये तो नहीं हो सकता। सब्सिडीज तो देनी ही पड़ेगी, आपने प्रॉमिस किया, आप हेल्प करना चाहते हो, सब्सिडीज ज़रूरी है, राइट। तो सब्सिडी भी हो गई। इंटरेस्ट पेमेंट करनी होती है गवर्नमेंट को, तो ये भी आएगा। डिफेंस तो बहुत इंपॉर्टेंट है, डिफेंस का तो हम निगलेक्ट नहीं कर सकते हैं, हमें बिल्कुल हमारी खुद की कंट्रीज के सुरक्षा के लिए करना होगा। तो 1 2 3 एंड 4 आपके सही के सारे के सही आ जाते हैं इसमें, ठीक है। सो प्लान वर्सेस नॉन प्लान ये यहाँ पे आ जाता है। फाइन। तो इस तरह से हमने 2014 का पेपर कंप्लीट कर लिया है। कल हम 2015 का पेपर यहाँ पे पूरा करेंगे। तब तक अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल, आपके दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। और तब तक के लिए अच्छे से पढ़ाई करते रहिए विदाउट टेकिंग एनी काइंड ऑफ स्ट्रेस। वीडियो को लाइक कीजिए अगर आपको पसंद आया हो, जिससे मेरा भी मोटिवेशन बढ़े। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।